कामला वामला सारी पढ़ूंगा मैं। पहले इसके बारे में आयुर्वेद की बातें कर लेते हैं। भेद चरक बराबर 2, कौन सा, शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित। फिर कुंभ कामला कहाँ रह गया? अगर शाखाश्रित और कोष्ठाश्रित ये है तो फिर कुंभ कामला कहाँ रह गया? बोलो ऑनलाइन वालों, कोई बोलना पसंद करेगा या कोई बात नहीं करना चाहता? यस, कोष्ठाश्रित क्या है? अब कुछ ना जाए, कुंभ कामला में कुंभ का अर्थ क्या? कोष्ठ। लिखो दुष्य चरक बराबर रमा, सुषुत बराबर ओनली रक्त। ये तो रक्त मांस हो गया ना, ठीक। हाँ, फिर दोष क्या? पित्त। देखो आगे, एक बात बतानी थी आप सबको, कल मैं कह रहा था इस पर डिस्कशन करेंगे अपन, वो बात यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज और लिख लेना आप लोग, ये लिखना था चरक अनुसार पांडु में तीक्ष्ण संशोधन, जबकि कामला में मृदु शोधन। उन्माद अपस्मार में क्या सीन था? किस में तीक्ष्ण और था? और उन्माद मृदु अपस्मार में तीक्ष्ण था, ठीक है। अभी सारा लिख लिया हो तो आगे की बात करें। बात समझे? चरक कहता है कि पांडु रोग के बाद ही कामला होता है, इंडिपेंडेंट सीधा जॉइंटिस नहीं होता, ठीक है। और कैसे होगा? पांडु का रोगी पैथी का आरबीआर सेवन करेगा तो उसको हो जाएगा। नंबर 2 पे आचार्य है सुश्रुत, उन्होंने कहा पांडु रोगांते ऑब्लिक अन्य रोगांते, मीन्स पांडु या किसी अन्य रोग के बाद इन्होंने भी ये नहीं कहा सीधा हो सकता है, किसी न किसी डिजीज में हो। फिर आए अपने वाकपट भैया, इन्होंने कहा
इन्होंने कहा पांडु किसी अन्य रोग या बिना किसी रोग के सीधा ही क्या हो सकता है? कामला। क्वेश्चन, कामला की स्वतंत्र उत्पत्ति किसने मानी? वाग्भट ने मानी। अब सुनो, ये लिख लिया क्या? जल्दी बोलो। क्या हरित? क्या हारित का क्या रक्षा बोल? हारित ने क्या माना ऐसा? नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी मान सकता है। खुद ही किताब में तीन तीन तरह से मानता है। हारित में तुमको पढ़ाऊंगा भी नहीं, मतलब कि एग्जाम से मतलब कि सारे टेस्ट हो जाएंगे उसके बाद में हारित पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसको पढ़ना नहीं है, वो कंसेप्ट खराब करता है क्योंकि खुद ही नहीं है खुद की बात। ठीक है, अब तुम काम की बात सुनो इधर। तुम सब लोग विद्वान हो, आधुनिक शास्त्र के ज्ञाता हो, जितना मुझे आता है वो मैं समझा रहा हूँ। फिर तुमको आए तो वो तुम मेरे को थोड़ा ठीक कर देना अगर कोई गलती हो तो। देखो, ये एक ऑर्गन है लीवर, इसकी शेप ऐसी नहीं होती पर मैं ऐसी ही बना रहा हूँ। ठीक, यहां पर एक सेल है आरबीसी। ठीक, इस लीवर से बाइल बन के नीचे आता है जीबी कॉलब्लेडर, और यहां से जीबी से ये बाइल जाता है ड्यूडेनम में। मतलब आप जीआई लिख दो सीधा। ठीक, लीवर ने सिंथेसिस किया, जीबी ने स्टोर किया। बाइल का कलर होता है येलो। इसकी तो स्पेलिंग आती मुझे यार, ऐसी बात नहीं है ना। ये येलो कलर का बाइल होता है। ठीक, अब इस बाइल का येलो कलर कहां से आता है? इस आरबीसी के टूटने से। ये आरबीसी जब टूटती है तो इस टूटी हुई मतलब 120 डेज के बाद तो टूटेगी ना, लाइफ स्पैन इतना ही है। या फिर कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, कोई भी डिजीज, या फिर ऐसा हो जाए कि बोन मैरो के अंदर कोई विकृति होगी और जो आरबीसी बन रही है वो सारी की सारी विकृत बन रही है, तो उसकी अपन बोलते हैं ना नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक, पढ़ा कभी रिपोर्ट में, साइज और कलर सही है तो स्प्लीन उसको नहीं निपटाएगा, 120 दिन रहने देगा। अगर उसकी साइज में, शेप में, कलर में एबनॉर्मलिटी दिखी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट दिखा, स्प्लीन उसको निपटा देगा। अल्टीमेटली मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये आरबीसी जब टूटती है तो बाकी जो सेल का कचरा होता है वो उसके बारे में अपन बात ही नहीं करेंगे, वो किधर जाता है क्या आता है। लेकिन अपन बात करेंगे यहाँ इसके ऊपर जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी। हीमोग्लोबिन जब टूटेगा तो दो हिस्सों में बटेगा। इसी में टूटेगा, Fe प्लस ग्लोबिन में टूट गया। इसका क्या होगा, इसको छोड़ दो एक बार, क्योंकि थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपने को सीधा समझना है। अब होगा क्या, ये Fe जो है ये आएगा इधर, कि बॉडी में जितना मेटल होता है उसको पहले किसके पास आना पड़ता है? लीवर के पास। ज्यादा होता है उसका स्टोर भी ये करता है। ये Fe यहाँ आएगा, एक्चुअली में कभी भी Fe प्लस प्लस फॉर्म में आ नहीं सकता,
इसको एल्ब्यूमिन से जुड़ना पड़ता है, उसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का Fe का कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कॉम्प्लेक्स ही ट्रेवल होके और लीवर में आ सकता है। उस मैकेनिज्म से अपना कोई लेना देना नहीं है, तो एक्स्ट्रा है वो, बस आप ही समझो Fe आ गया लीवर में। अब इस Fe का जो कलर है वो तो रेडिश होगा कि नहीं? इस लीवर के अंदर गॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां कलर चाहिए। रेड को डाइल्यूट करोगे तो येलोइश हो जाएगा, जैसे कंपीलक में होता है कि होता तो लाल कलर का है, लेकिन पानी से भिगो के कागज पर रेखा बनाते हो तो पीले कलर की रेखा बनती। आई बात समझ? अब ये Fe लीवर में आएगा ना, तो ये बाइल पिगमेंट के साथ में ये मिक्सचर बन जाएगा। एक्चुअली बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन फॉर्म में आता है। अब ये आ गया, ये आने के बाद में बाइल फॉर्मेशन के टाइम पे यूज हो जाता है और ये बाइल को पिगमेंटेशन दे देता है। ये एक्स्ट्रा आयरन बाइल के साथ में जीआई में चला जाता है, ठीक है, और वहां से ये यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन दो में कन्वर्ट होता है, और तीसरा कुछ मात्रा में वैसा का वैसा बना रहता है जिसको आंत वापस एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल देती है। अब हुआ क्या, जीबी ने बाइल भेजा, बाइल कहां पहुंच गया? जीआई के अंदर। जीआई का जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को किस में तोड़ देता है? यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन, या यूरोबिलिनोजन या स्टर्कोबिलिरुबिन के अंदर। यूरोबिलिनोजन यूरिन एब्जॉर्ब हो जाता है, वहां पे ब्लड में जाता है, किडनी छान के उसको यूरिन का कलर देने के लिए भेज देती है। स्टर्कोबिलिरुबिन स्टूल में निकल जाता है, मतलब वो जाता कहीं नहीं है, जीआई से सीधा पास हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो आयरन है, ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, ये निकल गए शरीर से बाहर मल और मूत्र, ठीक है। जॉइंडिस या कामला का मीनिंग है कि बाइल, जो सीरम बाइल है टोटल डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, उसकी रेंज मोर देन, बोलो अरे इतना तो आता होगा, बोलेगा कोई? कोई बोलेगा ऑनलाइन वालों? जॉइंटिस का पेशेंट नहीं पहचान पाएंगे, समझाएं वापस? हाँ, एमजी पर डीएल तो सही बात है। देखो ऐसा समझो, नॉर्मल की जो प्रैक्टिकल जो होता है वो बता रहा हूं। नॉर्मल की वैल्यू 1 होती है, 2 तक 2 होती है, आप मान लो कि जॉइंटिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो 1 से 2 रेंज होगी इसकी कि भाई 2 से कम और 1 और 2 के बीच में चल जाएगा। अब तुम्हारा 1.2 भी ठीक है, 1.54 भी ठीक है, 1.5, जहाँ कुछ लोग 2.5 से मानते होंगे, जैसे बीपी वाले केस में कोई 120/80 मानता है, कोई 140/90 मानता है, वो सब ठीक है। लेकिन कुल मिला के मैं ये मानता हूं कि 2 से कम है जब तक जॉइंटिस नहीं है। अब अगर किसी कारण से, अच्छा इसमें एक और चीज है, जब ये Fe लीवर में आता है ना, तो जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं वो अनकंजुगेटेड कहलाते हैं। मतलब यहां से जो कॉम्प्लेक्स ट्रेवल करके आ रहा है, ये वाला, ये अनकंजुगेटेड फॉर्म में होता है। अनकंजुगेटेड का मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं है, और जब तक चीज वाटर सोल्यूबल नहीं होगी तब तक शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। किडनी क्या छानेगी? पानी जाएगा तभी तो छानेगी उसको। तो अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में ट्रांसफर करने का काम किसका है? हिपेटोसाइट का, लीवर का। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटोसाइट, ठीक। तो ये सेल्स होती है लीवर की, जिनसे लीवर बना होता है। तो लीवर की एक एक कोशिका अनकंजुगेटेड को कंजुगेटेड में बदलती है, और फिर वो कंजुगेटेड गट में, वो जीबी के थ्रू गट में जाता है, वहां बैक्टीरियल फ्लोरा होता है। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन फॉर्म में भी नहीं निकल सकता बाहर, कंजुगेटेड हो गया तो भी, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसका। तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया उसको स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन में तोड़ते हैं, तब वो एक्सक्रिएटरी स्टेट में पहुंच पाता है जहां से बाहर निकल सके। आ रही बात समझ में? अब 3 बातें हो सकती है, देखते रहना, समझ में आएगा। अबे यार, अब 3 बातें हो सकती है। इधर देखो, इसको मिटा रहा हूं, लिख लिया होगा।
तीन बात हो सकती है और तीनों ही तरह से बात करेंगे। जॉइंट चल रहा है, ठीक है ना। एक चीज तुमको समझ में आई, ये तो पक्का है कि चरक बेवकूफ तो नहीं था भाई। पांडु का संबंध कामला से है, ये बात उसको पता थी, इसका मतलब ज्ञानी आदमी तो था। तुमको अगर अब तक भी नहीं समझ में आ रही है तो फिर मामला गड़बड़ है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये क्या लिख दिया, इसका मतलब अपने में ज्ञान कम है। मतलब समझो इसका, आरबीसी डिस्ट्रक्शन इज प्रोपोर्शनल टू सीरम बाइल। होगा कि नहीं? आरबीसी जितना टूटेगी बाइल उतना बढ़ेगा। इज प्रोपोर्शनल टू लीवर फंक्शन, is proportional to jaundice। इसको मैं कहूंगा पांडु, ये कामला। इस दौरान भी तुम अगर अपत्य सेवन करोगे तो इससे इधर पहुंच जाएगा। समझ आ रहा है? अब काम की बात सुनो, अब ये सब हटा रहा हूं जो भी लिखा है। अब ध्यान से सुनो, अभी क्या कर रहा है ये। तीन जगह है जहां गड़बड़ हो सकती है। द फर्स्ट वन इज दिस, अगर किसी कारण से नंबर ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन राइज हो तो जॉइंडिस हो सकता है। होगा कि नहीं? नंबर वन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब अगर मान लेते हैं कि पर सेकंड 10 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रक्शन होना नॉर्मल बात है, और कोई वायरस बैक्टीरिया है या बोन मेरो एबनॉर्मल आरबीसी बना रही है, तो ये हो जाएगा 100 मिलियन पर मिनट डिस्ट्रक्शन। अब लीवर का पैदा हुआ तब से कैपेसिटी ये थी कि वो पर सेकंड 10 मिलियन आरबीसी डिस्ट्रक्शन को डील करता था। अब 10 गुना बढ़ गई। तो जिस पाइप में से मान लीजिए साइज ये थी, इतना सा पानी आ रहा था, आगे जो बाल्टी रखी थी वो 2 मिनट में भरती थी, और 2 मिनट बाद में उसका मालिक आता था, उसको खाली कर देता था। अब इस पाइप की साइज ये होगी तो बाल्टी तो जल्दी भर जाएगी, लेकिन आगे जो अनकंजुगेटेड वो कंजुगेटेड में बदलना है, बाइल फॉर्मेशन है, वो तो अपनी रफ्तार से होगा ना। दिस इज कॉल्ड प्री हिपेटिक जॉइंडिस। देखना जॉइंडिस की स्पेलिंग JU होता है, JAU होता है, थोड़ा है ना, JAUNDIC ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब ये प्री हिपेटिक जॉइंडिस कहलाएगा, ठीक। ये इसमें कॉज क्या है? नंबर ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हो गया, है ना। और मैं ये कह सकता हूं कि ये चरक वाला कामला है, क्योंकि चरक ने यही तो कहा था कि पहले एनीमिया होता है फिर जॉन्डिस हो जाता है, यही तो बोला। इसका मतलब चरक का जो कामला है वो ओनली कौन सा है? प्री हिपेटिक जॉन्डिस। क्लियर? सेकंड बात, अब ये लिखे हुए जरूर है लेकिन इसको ये खत्म हो गया यहाँ पे प्री हिपेटिक। अब आते हैं हिपेटिक नंबर 2। दूसरी एक ऐसी साइट है जहां पे गड़बड़ हो सकती है। क्या? आरबीसी डिस्ट्रक्शन नॉर्मल है, लाइक 10 मिलियन पर सेकेंड ही है, लीवर रूटीनली उतना कंपनसेट करता था, बट वायरल हेपेटाइटिस हो गई। अब हिपेटोसाइट में स्वेलिंग आ गई, सेल्स अपना काम पूरी तरह से कर नहीं पा रही। तो जो लीवर 10 मिलियन पर सेकंड में बचपन से काम कर रहा था, अब उससे वो काम हो नहीं रहा है। ऐसे समझो कि कोई मजदूर है, वो रोज की 50 कट्टे डालता है कंधे पे लेकर, और एक दिन उसका कंधा ही टूट गया, तो आज 50 थोड़ी डाल पाएगा। आज इसकी जो काम करने वाली सेल्स हैं उनकी एफिकेसी डिस्टर्ब कर दी किसी वायरस ने, किसी बैक्टीरिया ने, या फिर कोई पॉइजनिंग हो गई, या फिर अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा हो गया, अल्कोहलिक लीवर डिजीज। अल्टीमेटली होता यह है कि हिपेटोसाइट के फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं,
उस केस में 10 मिलियन पर सेकंड जो होता है वो कंपनसेट हो ही नहीं पाता। अब अनकंजुगेटेड आ रहा है ऊपर से और इसको बोल रहा है ले बना, ये कंजुगेटेड बना नहीं पा रहा हमेशा वाले जितना, तो शरीर के अंदर अनकंजुगेटेड का लेवल बढ़ता है। अब यहाँ पे एक और बीमारी हो जाती है, अनकंजुगेटेड वाले से सारी हिपेटोसाइट फिल हो जाती है, मतलब भर जाती है, तो उनका वर्क और डाउन हो जाता है क्योंकि पीछे से प्रेशर है। अब इस कंडीशन में जो जॉन्डिस होता है वो होता है नंबर 2 हिपेटिक जॉन्डिस। आई बात समझ में? इसमें क्या हुआ, लीवर फंक्शन डिक्रीज्ड। नंबर 3 आरबीसी डिस्ट्रक्शन 10 मिलियन पर सेकेंड नॉर्मल है, हिपेटोसाइट्स वर्किंग वेल, वो इसके साथ में कोलैबोरेट कर रही है और अपना काम कर रही है। उसने बनाया गॉल, उसके साथ में जाएगा बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कंजुगेटेड वाला। यहां पर गॉल ब्लैडर के अंदर कोई स्टोन बन गया जो सीबीडी में फंस गया, या फिर यहां पर जो सीबीडी है वो श्रिंक हो गई, बाइलरी ट्री में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या कोई कार्सिनोमस ग्रोथ हो गई, तो उस केस में सही अमाउंट में सप्लाई है, सही अमाउंट में लीवर काम कर रहा है, लेकिन यहां से आगे सप्लाई जा नहीं रही है। अब इसमें क्या होता है, इस बाइल का रिवर्स फ्लो स्टार्ट होता है, लीवर कंजुगेटेड बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन से फिल हो जाता है एंड हिपेटोसाइट फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं। अब ये होता तो ऑब्स्ट्रक्टिव है, लेकिन बाद में हिपेटिक में भी कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लिकेशन के टाइम पे। तो इस तीसरे वाले को अपन क्या बोलेंगे, पोस्ट हिपेटिक। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जिकल जॉइंटिस, क्योंकि यहां पर तो पथरी निकालनी पड़ेगी ना। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। ये 3 तरह की बातें हैं। चरक की माने तो सिर्फ पहले वाला है, बाकी तो सुश्रुत और वाग्भट में, सुश्रुत ने कहा कि कोई ना कोई रोग तो पहले होना चाहिए, लेकिन वाग्भट बोले ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये इसकी बेसिक इटियोपैथोजेनेसिस है। मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, देखो अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो आगे जॉइंट समझ नहीं आएगा। नंबर ऑफ आरबीसी डिस्ट्रक्शन इंक्रीज हुए, उससे लीवर कंपनसेट नहीं कर पाया, अनकंजुगेटेड बढ़ता गया, कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पाया, उसको हिमोलाइटिक जॉन्डिस कहते हैं। इसमें एचबी गिरता है और सीरम बिलीरुबिन बढ़ता है, चाहे अनकंजुगेटेड वाला ही बढ़े, ठीक है। नंबर 2 हिपेटिक जॉइंटिस, इसके अंदर क्या होगा, हिपेटोसाइट फंक्शन डिस्टर्ब होंगे किसी कारण से, और फिर ये क्या नहीं कर पाती है, कंजुगेटेड में कन्वर्ट नहीं कर पाती। नंबर 3 इज पोस्ट हिपेटिक ऑब्स्ट्रक्टिव या सर्जिकल जॉन्डिस, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, नो मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, नो लीवर फंक्शन डिस्टर्बेंस, बट उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिवर्स फ्लो बाइल होता है, जिसकी वजह से बाद में हिपेटिक सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, मतलब उसका काम डिस्टर्ब हो जाता है। ये 3 तरह का जॉन्डिस है। अब जॉन्डिस पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है चरक। चरक तो सिर्फ उसी की बात करेगा ना, पहले वाले की, कि भाई पहले एकदम से एनीमिया होगा और उसके बाद में भी रोगी पैथिक आहार विहार करता रहेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। कहता है पांडु रोगी तू यो अत्यर्थ पित्तलानी नी सेवित, पांडु का जो रोगी अत्यधिक पैथिक निदानों का सेवन करता है, तस्य पित्तम अस्रग मासम दग्धवा दुष्य रमा, रक्त और मांस, अस्रग मासम दोष पित्त, कारण पांडु रोगी जब पैथिक निदानों का सेवन करे। विमर्श में चलोगे तो एक लाइन मिलेगी, कहां मिलेगी बताता हूं, देखो इधर बोर्ड की तरफ, इसी के विमर्श में
यहां लिखा है वाग्भट ने भी कामला और कुंभ कामला को स्वतंत्र रोग माना है। इनका कहना है कि पांडु रोग के नहीं होने पर भी कामला हो सकता है, अर्थात यह रोग पांडु के बाद तो हो सकता है लेकिन बिना पांडु के भी कामला हो सकता है। स्वतंत्र हो गया। उसके बाद में सुश्रुत वाली लाइन देखो नीचे, सुश्रुत ने कामला रोग को पांडु रोग के अंत में तथा अन्य रोगों के अंत में उपद्रव स्वरूप होना बताया है। और वहां पर उसने एक लाइन लिखी है यो आम्यांते, ऐसे लिखा देखो यो म्यांते। अब ये वर्ड थोड़ा अजीब है, इसकी टीका करी डलहन ने, उन्होंने लिखा आम्यांते पांडु रोगांते अन्य रोगांत। ये रहा डलन वाला कोट नीचे। नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो 35-36 में जॉन्डिस स्टार्ट हो गया। यूजी का अगर कोई सुन रहा है तो लाइन रट लेना श्लोक की, अगर श्लोक लिखने की इच्छा हो तुम्हारी तो। लिखता हारिद्र नेत्रम, हारिद्र त्वक नख आनन। अब सुनो, यहीं से एक चीज याद कर लो, हरिद्राघ्रत रोगाधिकार आंवला, ओ हरिद्राघ्रत रोगाधिकार कामला, आंवला क्या होता है भाई, हरिद्राघ्रत रोगाधिकार कामला। क्या बात है, बच्चों को आती है, जॉन्डिस की स्पेलिंग आती है, बहुत बढ़िया। डायरिया की भी सीखना है। हरिद्राघ्रत बराबर कामला, क्यों बता रहा हूं, हारिद्र हारिद्र। ठीक है, आगे देखो। अब नाखून त्वचा ये यही तो पीले होते हैं उसमें, और हारिद्र नेत्र होते हैं स्क्लेरा वाला पार्ट। फिर क्या होता है आगे, रक्त पीत शकृत मूत्र, ध्यान से सुनना, ध्यान देना इधर, स्टूल और यूरिन डार्क कलर के हो जाते हैं। बात समझो, अगर पेशेंट यूरिन जो है मिक्सचरेशन लिए जाता है तो उसका कलर उसको येलो ही दिखता है, लेकिन जब उसको सैंपल में भरते हैं तो डार्क दिखता है, इसलिए रेडिश प्लस येलोइश लिखा है। रक्त पीत लाल प्लस पीला, और पूरा शरीर किसके जैसा, मेंढक जैसा। अभी होता नहीं है कलर में, भेक वर्ण लिखा है, हत इंद्रिय, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज लीवर, और वो काम नहीं कर रही तो इसमें एनर्जी कहां से होगी, इंद्रियों का नाश हो जाता है, इसलिए जॉइंटिस के पेशेंट को बोला जाता है बेड रेस्ट करने। ठीक, आगे देखो क्या हो रहा है, दह अविपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षित है। अगर किसी को हो रखा है तो उसको पता होगा। देखो, इंडाइजेशन होता है सीवियर वाला, नोजिया वोमिटिंग होते हैं, ठीक, वीकनेस फील होती है, ये तो लिखा है, और वेट इसलिए डाउन होता है कि फैट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है बाइल के बिना, तो फैट जा ही नहीं रही, और आइडेंटिफाई होने के बाद फैट फ्री कर देते हैं खाना। कम से कम अगर एक आदमी को वायरल जॉन्डिस होता है और वो अगर 1 महीने में ठीक होता है तो 10 kg आराम से रिड्यूस होता है। इसलिए क्या लिखता है, दाह अविपाक दौर्बल्य, बर्निंग, भोजन का नहीं पचना, वीकनेस, सदन मतलब एक जगह पड़े रहना, भारीपन शरीर, अरुचि नोजिया टाइप, कर्षित है वेट डाउन। ठीक है, कामला बहु पित्त तेषाम कोष्ठ शाखा आश्रय मता, मिला, पित्त की अधिकता से होने वाला ये कामला रोग कोष्ठ और शाखा में आश्रित होता है, कोष्ठ आश्रित शाखा आश्रित रोग। आगे पढ़ते, कुंभ कामला। लिखो क्वेश्चन,
कुंभ कामला में कुंभ से तात्पर्य, बोलो क्या? कोस्ट। कुंभ किसको कहा है? कोस्ट को। ठीक है, अब सुनो, ऐसे याद करो या ऐसे लिख लो। कुंभ मतलब घड़ा होता है ना, और घड़ी की शेप कैसी होती है? देखो इधर, ऐसी तो होती है, ऐसी। तो ये मैसिव स्वेलिंग है ना, उसके जैसा दिखता है। याद क्या कर पा रहा हूं? तीनों आचार्यों ने बोला है कि कुंभ कामला में बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है साथ। आई बात समझ में? क्या लिखता है? कालांतर खरी भूता, खरी भूतों ने सिद्धति कौन था? पांडु। और आगे जाके और खरीभूत हो जाता है कुंभ कामला। कालांतर खरीभूता कृत स्यात् कुंभ कामला, कृष्ण पीत शकृत मूत्र, ब्रंश सूनश्च मानव। सून स्वेलिंग, ब्रंश मतलब भयंकर। लिखो सुश्रुत के अनुसार शोफो महास्तत्र, ये सुश्रुत कुंभ कामला के लिए। और वाग्भट लिखता है शोफाड्य। अब मुझे बताओ, एक लिखता है भ्रंशशून, एक लिखता है शोफाड्य, एक लिखता है महान शोक, तीनों एक ही है ना? तो इन तीनों का संबंध किससे? कुंभ कामला से। ठीक है, दूसरी बात सुनो, जो समझाना चाह रहा हूं, जो याद करनी है। देखो इस लाइन में आज तक तुमने वो सुना होगा ना, क्या किरण, आज से क्या बोलोगे? कुंभ कामला। क्यों बोलोगे? इसलिए बोलो, कालांतर कृत स्यात् कुंभ कामला कृष्ण पीत शक्र। कालांतर में मतलब बाद में डेवलप होता है, खरीब होता है, ठीक है, कृत साध्य होता है। और इसमें देखो स्टूल का कलर जो रेडिश प्लस येलो था वो ब्लैकिश प्लस येलो हो गया, मतलब सीवियरिटी बढ़ी की घटी? भाई एक जॉन्डिस का पेशेंट आता है, उसका यूरिन स्टूल रेड प्लस येलो है, एक डार्क ब्लैक प्लस येलो है, तो ब्लैक वाला बढ़ेगा ना, और बढ़ रहा है लेवल। तो ये बढ़ा इसलिए कृष्ण पीत हो गया शकृत मूत्र। सामान्य कामला में कैसा था? रक्तपीत था। आई बात समझ? ब्रंश ऊनम वाली बात हो गई। ठीक है, आगे देखो, दह अरुचि तृष्णा आना तंद्रा मोह समन्वित। अब तुम लोग जानते हो कि जब कामला एडवांस होता है तो कुंभ कामला में डेवलप हो जाता है, मतलब एडवांस स्टेज ऑफ जॉन्डिस इज कॉल्ड कुंभ कामला। ओके, इसका मतलब जॉन्डिस जो सामान्य वाला कामला था वो सीवियर है या कुंभ कामला? कुंभ कामला। ऐसी एक लाइन अपन ने अभी ऊपर पढ़ी थी, दहा है विपाक वाली, अभी पढ़ी थी ना ऊपर, जस्ट ऊपर वाली बे, ये वाली, दहा है विपाक दौर्बल्य सदन अरुचि कर्षित है, ऐसा ही पढ़ा था। यहां देखो दहा अरुचि, और एक शब्द बहुत अच्छा लिखा, मोह। पेशेंट कोलैप्स हो रहा है, मतलब पेशेंट जो है उसकी कॉन्शियसनेस डाउन हो रही है। ऐसा कब होता है? इंक्रीज सीरम बिलीरुबिन, जब ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है। तो जो बिलीरुबिन है उसका डिपोजिशन कहां स्टार्ट हो जाता है? ब्रेन। और ब्रेन के जिस हिस्से में बिलीरुबिन होगा वो हिस्सा यूजलेस होना। इस कंडीशन को कर्निक टेरस कहते हैं। इक्टेरस इज यूज्ड फॉर जॉन्डिस, कर्निक टेरस फॉर ब्रेन रिलेटेड सिम्टम या कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस। तो ये कर्निक टेरस जैसा हो गया। अब आपको पहचानना है कि द अविपाक सदन अरुचि कर्षित है, ये सामान्य। मोह मतलब मरने वाला है, अब ये सेमी कॉन्शियस होने लग गया सीवियरिटी में, तो इससे पहचान लोगे कि लाइन किसकी? कुंभ का।
आगे देखो, नष्ट अग्नि संगम क्षिप्रम ही कामला वानम विपद्यते, और कामला के इस रोगी की अग्नि जल्द ही समाप्त हो जाएगी और ये हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। साफ लिखना। विमर्श में चलोगे, मन की शांति के लिए वो चीजें बता देता हूं जो मैं लिखवा दी, चाहो तो मार्क कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है। सुश्रुत कहता है सोफो मास तत्रम च परो भेदम, मिला। अगली लाइन में भागवत बोलता है शोफ आड्यासा कृच्छ्र कुंभ कामला। आगे बढ़ो, कोटेशन नंबर 40 नंबर का कोटेशन, और ये तुम लोग जानते हो ये क्या है, कामला और पांडु का चिकित्सा सूत्र है बालक। तत्र पांडु आमई स्निग्धस तीक्ष्णेर ऊर्ध्व अनुलोमिकी। ऊर्ध्व मतलब वमन, अनुलोमन मतलब विरेचन, और दोनों ही कैसे देने हैं, तीक्ष्ण। किसको दे रहे हो, पांडु में, यही तो लिखवाया था कि पांडु में तीक्ष्ण संशोधन। संशोध्यो मृदु भी तिक्ते कामली तु विरेचन, और कामला के अंदर विरेचन कैसा करवाना है, मृदु वाले, याद कर लेना। अच्छा कोटेशन। नेक्स्ट,